नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत अरस्तु के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम अरस्तु के जो दास्ता संबंधी विचार है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस समय यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत जो दास्ता है उसे आवश्यक माना जाता था और उसके अंतर्गत जैसे अरस्तु ने ये कहा है कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन तथा बौद्धिक एवं नैतिक विकास संभव नहीं है। क्योंकि अरस्तु एक वैज्ञानिक विचारक था, व्यवहारिक विचारक था, इसलिए उसने ये देख लिया था कि यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत जो दास्ता है वो अवश्यंभावी है और इसलिए उसका विरोध करना यूनानी नगर राज्यों की दृष्टि से भी सही नहीं है। उस समय जो सोफिस्ट वर्ग के विचारक थे वो हालांकि दास व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया था और ये कहा था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र है और इसलिए दास व्यवस्था अनैतिक है, अनुचित है। लेकिन अरस्तु जो कि स्वयं उसके पास भी बहुत सारे दास थे और यूनानी नगर राज्यों में दासों की जो यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था है वो दासों के ऊपर ही आधारित थी। तो अरस्तु इस चीज को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने दास व्यवस्था का विरोध नहीं किया बल्कि अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के आधार पर दास व्यवस्था को और भी ज्यादा उचित सही सिद्ध करने की कोशिश की, उसका औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की। प्लेटो के रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो दास व्यवस्था के संबंध में कुछ भी नहीं कहता है, मौन है। इस तरह के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लेटो दास व्यवस्था के संबंध में क्या मानता है। तो रिपब्लिक के अंतर्गत जो प्लेटो की बुक है उसमें वो मौन है, लेकिन लॉज के अंतर्गत वो दास व्यवस्था का समर्थन करता हुआ प्लेटो दिखाई देता है। अरस्तु ने तो अपने जो ग्रंथ है पॉलिटिक्स उसके अंतर्गत दास व्यवस्था का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि कई आधारों पर उसे उचित सिद्ध करने की भी कोशिश की है। तो प्लेटो ने जो अपने पॉलिटिक्स ग्रंथ में दास व्यवस्था के संबंध में जो उनके विचार है, दास व्यवस्था क्या है, दास कौन दास हो सकते हैं, दास की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो के अंतर्गत ये अरस्तु ने जो दास व्यवस्था का आधार माना है वो दासों को के साथ कोई अमानुषिक प्रवृत्ति या अत्याचार, इस तरह की प्रवृत्ति को दासों के साथ करना उसे अनुचित मानता है। प्लेटो की जो दास व्यवस्था का आधार है वो आधार उस समय यूनानी जो नगर राज्य था, एटिक नगर राज्य था, एटिक नगर राज्य के अंतर्गत दासों को परिवार का ही एक अंग माना जाता था। उनकी जो वेशभूषा है वो भी परिवार से अलग नहीं होती थी, साथ ही उनको राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार भी प्राप्त थे। अरस्तु की दास व्यवस्था के संबंध में जो विचार है वो एटिक नगर राज्यों से ही संबंधित विचार है और उनका ये मानना है कि दासों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दास व्यवस्था उचित है और इसके आधार पर अनेक प्रकार से वो उसे उचित सिद्ध करने की कोशिश भी करता है। जैसे टेलर ये कहते हैं कि अरस्तु ने जो दासों की वास्तविक स्थिति है वो उससे सहज अनभिज्ञ थे कि दासों के साथ किस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार होता है, उसे अनभिज्ञ थे। अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने दास का अर्थ भी प्रकट किया है। अरस्तु ने दास के 3 प्रकार के अर्थ प्रकट किए हैं। जैसे अरस्तु ये कहते हैं कि जो स्वभाव अपना नहीं है लेकिन दूसरे का है, फिर भी वो मनुष्य है, यानी कि उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो दूसरे का है, फिर भी मनुष्य है, तो वो दास कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि दास एक संपत्ति की तरह एक वस्तु है, एक उपकरण है, वो दास है। संपत्ति जिस प्रकार से प्रयोग ली जाती है, अरस्तु ने दासों को सजीव संपत्ति के रूप में भी परिभाषित किया है। तीसरा उन्होंने दास उनको कहा है जो कि कार्य करने वाले उपकरण हैं, वो दास है। जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए उपकरणों की सहायता ली जाती है, वैसे ही दास भी एक प्रकार के उपकरण हैं जिसे कि जो स्वामी है
वो अपना कार्य करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो उपकरणों के रूप में उसका प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य, ये प्लेटो अरस्तु की कई बार ये कोटेशन भी पूछी जाती है कि अरस्तु ने दास का क्या अर्थ बताया। तो जो अपना नहीं है स्वभावतः दूसरे का है वो दास है। इसके अंतर्गत अरस्तु और ज्यादा सिद्ध करते हुए ये कहता है कि प्रत्येक जो स्वामी है उसके पास दो तरह की संपत्ति है, एक सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत जैसे भूमि है, भवन है, पैसा है, ये निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। सजीव संपत्ति के अंतर्गत पशु है और जो दास है वो सजीव संपत्ति के अंतर्गत वो उसे गिनता है। तो दासों को संपत्ति का ही उपकरण मानता है और ये कहता है कि सजीव संपत्ति जैसे गृह स्वामी के लिए दोनों प्रकार की संपत्ति आवश्यक है, सजीव भी और निर्जीव भी। तो इसी प्रकार से दास सजीव संपत्ति के अंतर्गत है और उन्हीं के आधार पर जो स्वामी है वो अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर पाते हैं। उस समय की जो यूनानी नगर व्यवस्था थी, यूनानी नगर राज्यों की जो व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत जो ये सारे कृषि का कार्य करने वाले, शिल्पी का कार्य करने वाले, गृह कार्य करने वाले, मजदूर, किसान, कृषक, ये सभी दासों की श्रेणी में गिने जा सकते थे। तो अरस्तु ये कहता है कि यदि ये दास व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका मानना था कि दास व्यवस्था होनी चाहिए और उसने दासों को कई आधार पर उसे सही सिद्ध करने की भी कोशिश की। हालांकि उस समय जो सोफिस्ट वर्ग के दो महत्वपूर्ण विचारक थे, एल्सीडेमस और एल्टीफोन, ये जो सोफिस्ट वर्ग के विचारक थे उन्होंने दास व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और एक क्रांति सी यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत आने लगी थी दास व्यवस्था के विरोध में। लेकिन अरस्तु चूंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति था और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का वो प्रणेता कहा जा सकता है, उसने प्राकृतिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, नैतिक आधार पर, इन सभी आधारों पर दास व्यवस्था को उचित सिद्ध करने की कोशिश की। तो किन आधारों पर उन्होंने उचित सिद्ध करने की कोशिश की? उससे पहले अरस्तु ने दासों को दो प्रकार से विभाजित किया है। एक होते हैं स्वाभाविक दास और एक होते हैं वैधानिक दास। जो स्वाभाविक दास होते हैं वो अरस्तु ये कहते हैं कि कई व्यक्ति जन्म से ही दास बनने के योग्य होते हैं। वो स्वाभाविक दास यानी कि जब वो पैदा होते हैं तभी उनमें बुद्धि, विवेक, गुणों की उत्पत्ति नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, गुण नहीं होते, तो वो स्वाभाविक रूप से दास है। यानी कि जो मंद बुद्धि व्यक्ति है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, वो स्वाभाविक रूप से दासों की श्रेणी में आते हैं। अरस्तु के अनुसार वैधानिक रूप से वो दास माने जा सकते हैं जो कि युद्ध के द्वारा पराजित हुए व्यक्ति हैं, युद्ध में जो पराजित हो गए वो वैधानिक दास की श्रेणी में आते हैं। यहाँ अरस्तु इस बात को और स्पष्ट करता है कि जो भले ही दूसरे राज्यों के द्वारा यूनानी व्यक्तियों को पराजित कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी यूनानी जो व्यक्ति है वो दास बनाने के योग्य नहीं है, क्योंकि यूनानी बुद्धि में श्रेष्ठ होने के कारण वो न तो स्वाभाविक रूप से दास बन सकते हैं और न ही वैधानिक रूप से दास बन सकते हैं। तो यहाँ अरस्तु का एक जातीय अहंकार भी झलकता है। तो किन आधारों पर अरस्तु ने दास व्यवस्था को सही सिद्ध करने की कोशिश की? जैसे बारकर ये कहते हैं आवश्यकता के औचित्य के आधार पर उन्होंने सही सिद्ध करने की कोशिश की। दूसरा फोस्टर ये कहते हैं कि उपयोगिता के आधार पर सही सिद्ध करने की कोशिश की, औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की। उपयोगी क्योंकि दास व्यवस्था उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि दासों के कारण ही जो व्यक्ति है यानी कि जो नागरिक है उनको, दासों के कारण उनका जो सामाजिक कार्य है और जो उनके गृह के आवश्यक कार्य है वो दासों के द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। तो वो नागरिक और राजनीतिक कार्य उन व्यक्तियों के द्वारा यानी कि स्वामियों के द्वारा किए जा सकते हैं, तो इसलिए उनकी उपयोगिता है। तो इनके आधार पर सही सिद्ध करने की कोशिश की है। तो क्या क्या औचित्य है? पहला है, अरस्तु ये मानता है कि जो दासता है वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक कैसे है दासता?
तो अरस्तु इस बात को सिद्ध करते हुए कहता है कि प्रकृति के अंतर्गत स्वतः विषमता विद्यमान दिखाई देती है। प्रकृति कुछ मनुष्यों को शारीरिक दृष्टि से बलवान बनाती है और कुछ व्यक्तियों को बौद्धिक दृष्टि से बलवान बनाती है। तो जो बुद्धि की दृष्टि से संपन्न व्यक्ति है वो शासन करने योग्य है, और जो शारीरिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति है, शारीरिक रूप से जो बलिष्ठ व्यक्ति है, वो दास बनने योग्य है, क्योंकि उनकी फिजिकल जो हेल्थ है, फिजिकल जो बनावट है, वो शारीरिक कार्य, परिश्रम, मेहनत करने योग्य ही है। तो प्रकृति के द्वारा ही कुछ व्यक्तियों को दास बनाया जाता है, यानी कि उस अनुसार उत्पन्न किया जाता है, और कुछ व्यक्तियों को बुद्धि संपन्न, विवेक संपन्न रूप से उत्पन्न किया जाता है, लेकिन वो शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ नहीं होते, जिनके कारण से उनको शारीरिक कार्य वो कर भी नहीं सकते हैं। तो अरस्तु ये मानते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही जो दासता है वो प्राकृतिक है। प्रकृति के द्वारा ही कुछ मनुष्य शासक बनने योग्य है और कुछ मनुष्य शासित होने योग्य है, कुछ मनुष्य आज्ञा देने योग्य है और कुछ मनुष्य आज्ञा मानने योग्य है, कुछ मनुष्य शासन करने योग्य है और कुछ मनुष्य उनके शासन में शासित होने योग्य है। तो दासता प्राकृतिक है। दूसरा, वो ये मानते हैं कि दासता दोनों के लिए उपयोगी है। दोनों पक्ष स्वामी के लिए भी उपयोगी है और दासों के लिए भी उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि स्वामी ये अपनी जरूरी आवश्यक कार्य जो है, दैनिक जो कार्य है, आजीविका संबंधी कार्य है, इन कार्यों से जब मुक्त रहते हैं तो वो राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से कार्य कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का विकास और ज्यादा कर सकते हैं, चिंतन, अध्ययन, इनमें अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। जबकि दासों इस दृष्टि से ये स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण है, दासों के लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि दास बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, गुणहीन है अरस्तु के अनुसार। और जब ऐसे व्यक्ति बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के सानिध्य में रहते हैं तो उनमें भी बुद्धि का विकास संभव हो सकता है। तो दोनों की दृष्टियों में ये उपयोगी है। दूसरा, अरस्तु ये कहते हैं कि दासता नैतिक है। नैतिक इस दृष्टि से है कि अरस्तु के अनुसार जो ये दास है उनमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं है, और जब वो गुण नहीं है, महत्वपूर्ण रूप से आत्म संयम का उनमें गुण नहीं है, और ये गुण नहीं होने के कारण कई प्रकार के अपराधों की ओर वो अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन वो स्वामियों के सानिध्य में रहते हैं, उनकी छत्र छाया में रहते हैं, तो वो उनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम आत्म संयम के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इस दृष्टि से दासता नैतिक है। ये जो दास है उनको नैतिकता की ओर अग्रसर करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्थायित्व का अंग है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दासों के द्वारा ही ये सारे कार्य, कृषि का कार्य, शिल्पी का कार्य, मजदूर का कार्य, घर का कार्य, अनेक सेवा कार्य, ये सब दासों के द्वारा ही किए जाते हैं। यदि दास प्रथा हटा दी जाए तो अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है और अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर ये कार्य कौन करेगा? तो इसके लिए एक बहुत बड़ा संकट अर्थव्यवस्था के ऊपर हो सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अरस्तु दास व्यवस्था को उचित मानते हैं। नेक्स्ट, अरस्तु ये मानते हैं कि जो दास व्यवस्था है वो संपूर्ण समाज के हित में है। संपूर्ण समाज के हित में इसलिए है कि जो स्वामी है वो अपने आवश्यक कार्यों से अवकाश प्राप्त करके अपना कार्य समाज के हित में, समाज के चिंतन में लगाते हैं, और जब वो अपना कार्य समाज के हित, समाज के चिंतन में लगाते हैं तो संपूर्ण समाज का जो भला है वो स्वाभाविक रूप से ही होता है। इसलिए संपूर्ण समाज के हित में है। नेक्स्ट, अरस्तु ये मानते हैं कि विवेक के दृष्टिकोण के आधार पर भी दास प्रथा का औचित्य है। यदि हम विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के आधार पर देखें, बुद्धि, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, ये जो गुण है ये गुण स्वामियों के अंतर्गत है, और जब दास इनके संपर्क में आते हैं तो उनको भी इन गुणों का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। दास भी
विवेक संपन्न होने की दिशा में अग्रसर होते हैं, तो इस कारण विवेक की दृष्टि से भी ये उचित माने जा सकते हैं। नेक्स्ट, युद्ध का जो आधार है, जैसे एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, युद्ध किया, दूसरा राज्य पराजित हो गया, तो वहां के व्यक्तियों को दास बनाया जा सकता है। तो युद्ध का आधार भी दास व्यवस्था मानी जा सकती है। तो अरस्तु ये कहता है कि इन सब आधारों पर दास व्यवस्था उचित प्रतीत होती है और हमें दास व्यवस्था का, दास प्रथा का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि दासों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो मानवतापूर्ण होना चाहिए। तो दासों के साथ हमारा व्यवहार मानवतापूर्ण कैसे हो, और साथ ही विद्वानों ने अरस्तु की दास व्यवस्था का किन आधारों पर आलोचना की है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।